कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का शुभागमन होगा। साथ में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी भी होंगे और साथ ही साथ इस क्षेत्र के तमाम वैसे नेता जो जन आकांक्षाओं से परिपूर्ण है, उनका भी स्वागत इस क्षेत्र में होगा। जल्दी आप लोगों के बीच में व्यवसायी वर्ग लोगों से, तमाम यहाँ के गढ़वा जिला वासियों से यथाशीघ्र इस इंदिरा गांधी पार्क में अपना स्थान सुरक्षित कर ले, क्योंकि कुछ ही समय में आप लोगों के बीच में माननीय झारखंड के युवा हिंद सम्राट पता चले अब देखा लेवे लगली बस के लगल जगह देंगे उनको आने का। तंगीर भैया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत है। युवा हिंद सम्राट हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड का सर हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यवसायियों का एक ही पुकार, हेमंत सोरेन आपकी बात, वीर हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आगे कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के प्रतिमा को हमारे जितने भी लोग हैं कृपया उनको रोकने इंतजाम करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा अभियान सामने से जगह खाली करेंगे। सीधी हमारे धन्यवाद। और सामने से कम साइड दीजिए ताकि आप अपने भावी और पूर्व मुख्यमंत्री को देख सकेंगे। अरे साइड होइए भैया, आप लोग साइड होइए, आप लोग कहाँ जा रहा है? बैठे हैं हम लोग। आप लोग सभी सम्मानित जनता से आग्रह है, बुद्धिजीवी अभिभावक से आग्रह है कि कम से कम शांति बनाकर एक जगह लेकर अस्थायी रूप से बढ़ना, ताकि कार्यक्रम का जो शुरुआत हो। संघर्ष यात्रा का यह प्रथम चरण गढ़वा के लिए है। 1944 जब महाजनी प्रथा अपने चरम पर थी, झारखंड की मूलवासियों और यहाँ के जमीन के जो हमारे मूलवासी थे, उनके जमीनों को हड़प करके अंग्रेजी शासन में उनको इतना कर्जदार बना दिया गया, इतने ब्याज कर दिए गए कि अपने पूरे मेहनत के फसल को बेच कर भी अपने कर्ज को पूरा नहीं कर पाते, सारा पैसा उनका सूद में जाता था। उस महाजनी प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहला आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा के शेर, झारखंड के मसीहा आदरणीय हमारे शिबू सोरेन जी का प्रथम झारखंड संघर्ष यात्रा का शुरुआत किया गया था। उनके प्रथम यात्रा में सबसे सफलतापूर्वक सबसे पहला महाजनी प्रथा को समाप्त किया गया। यह सोच करके कि जब झारखंड के मूलवासियों का सम्मान और गरिमा आने वाले समय बढ़ेगा, लेकिन कुछ क्षणों में उसके बाद जब झारखंड में महाजनी प्रथा खत्म हुआ, तब यहाँ के खनिज संपदा को एक विशेष राज्य में जाकर के उनको बेचे जाने का कार्य करके शोषण किया गया, वहां के मूलवासियों को निर्धन बनाने का प्रयास किया गया। एक और संघर्ष यात्रा का शुरुआत किया गया, झारखंड अलग राज्य करने का संघर्ष। सन 2000 में मैंने हम लोगों ने उस संघर्ष को भी सफलतापूर्वक प्रदान किया। आज 18 साल झारखंड के बनने के बाद पुनः एक संघर्ष यात्रा का निर्माण आदरणीय हमारे झारखंड के शेर माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। आज पूरे झारखंड राजगढ़ में आ गया। यह संघर्ष यात्रा झारखंड के तारा टीचरों जैसे निरीह प्राणियों को पीटने के खिलाफ है, अंग्रेजी शराब बेचा करके पूरे झारखंड को बेचने के खिलाफ है, दालों के माफियाओं के खिलाफ है, यहाँ के गरीबी के खिलाफ है, यहाँ के शोषण के खिलाफ है, यहाँ के तानाशाही के शासन के खिलाफ है। यह संघर्ष यात्रा आने वाले समय में हमें पुनः विजेता बनाएगा और झारखंड के मूलवासियों का मान और सम्मान। Krishna Rajan Kumar, independent journalist and advocate.
the Honorable Leader of Opposition, Legislative Council of Jharkhand, Mr. Sri Hemant Kumar Soren. Sir, my subject is Jai Hind. This subject is very large and time is short. So please pick necessary action for our mother nation, sir. Sir, I asked the representative of Palangu, Mr. B.D. Ram, involved in corruption and involved in rape of Sonali and involved in murder of Sonali. Sir, I big request and big suggest, sir, quickly action and CBI recommendation. Thanks for all. सोनाली के लिए थैंक यू। सोनाली के बारे में सोनाली कृपया शांति बनाए कृपया शांति बनाए रखिए। थोड़ा हम लोग शांति बनाए रखें। राजन सिन्हा जी ने एक ऐसा सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि उस सवाल से आप सभी लोग रूबरू हैं और उस सवाल पर उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर एक आरोप लगाया है और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखता है और संयोग से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के रूप में भी स्थापित है। और सामने थोड़ा सा हट जाइए ना भैया, हटिए ना, थोड़ा सामने से हटिए ना भैया। और जो जांच करने की जो आपने मांग की है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार से मांग रखूंगा, लेकिन अफसोस ये है कि अब इस सरकार से के सामने मतलब पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। फिर भी आपकी बातें सरकार को रखूंगा। अगर कल को सरकार आपकी बनी, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की बनी, तो निश्चित रूप से हम इसको सीबीआई को रिकमेंड करेंगे। पूर्व शिक्षक गढ़वा माननीय हेमंत सोरेन जी, बाबू पीछे चलो। आज की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, नष्ट हो रही है। एलिमेंट्री एजुकेशन ध्वस्त हो रहा है और पारा शिक्षक पिछले 2 महीने से हड़ताल पर है। कब तक ये पारा शिक्षक मरते रहेंगे? इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि आज शिक्षक को उचित स्थान नहीं मिल रहा है, उचित सम्मान मिल रहा है। माननीय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी ओर से विरोधी दल के नेता होने की वजह से आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं ताकि पारा शिक्षकों को उम्मीद बने। थैंक यू। जय जवाहर। पारा शिक्षक पर आपने सवाल पूछा है। साथियों, थोड़ा हम लोग शांति से किनारे किनारे खड़े रहेंगे तो सबको देखेंगे, सबको इसका आनंद लेंगे और सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा सहयोग करें आप लोग, जगह छोटा है,
यहाँ पर शिक्षक हैं डीएवी स्कूल के, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं रुकिए, मैं सीपी सिंह साहब का सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं सीपी सिंह साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा। जी डीपी सिंह साहब, अच्छा दिलीप सिंह साहब, थोड़ा हल्ला किए बच्चों पीछे भी। तो पारा शिक्षण के संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि सड़क से लेकर सदन तक जितना विरोध हमने किया है और जिस तरीके से इनको समर्थन दिया है, शायद मैं समझता हूं उनके इस संघर्ष का एक हिस्सा के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है। और हम अपने समय में, आपको मालूम होगा, थोड़ा देर के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला था। उस समय ही 12 शिक्षकों ने अपनी मांगों को रखा था और शायद मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को इस तरीके के हादसों से गुजरना पड़ा हो, इस तरीके की जान से हाथ धोना पड़ा। और निश्चित रूप से इस अहंकारी सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। बस समय का इंतजार है। सरकार हमारी बनेगी, प्राथमिकता के आधार पर पारा शिक्षकों पर निर्णय होगा। दे दिया जाता तो हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता, लेकिन वो सरकार यह भी नहीं देना चाहती और साथ ही साथ हमारे अधिकारों को छीनकर, हमारे हक को छीनकर बाहर के लोगों को देना चाहती है। इसके संदर्भ में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें इसमें मदद करें, सहयोग करें, हम आपके शरण में हैं। क्या सुनाम बताया आपने? क्या सुनाम? दीपक पांडे सर। दीपक जी, मैं आपको आगे लगा आपके सवाल पर क्या जवाब दूं समझ में नहीं आता कि आप कितने संतोषी हो चुके हैं और इतना दर्द झेल चुके हैं कि आप अपना हक अधिकार पाने के लिए भी कंप्रोमाइज करने पर उतारो। आप 25% में ही आप गुजारा करना चाहते हैं, कम से कम कुछ लोगों का हो जाए, भले आपका नहीं, आपके सहयोगी का हो जाए, जबकि इसमें पूरा का पूरा अधिकार आपका होगा। साइड से लीजिए ना, साइड से लीजिए, आज बहुत ही दुख होता है, बहुत तकलीफ अंदर से होती है हम जैसे लोगों को, जिन्होंने इस अलग राज्य के इतिहास को बहुत करीब से देखा है और हमारे आदरणीय पिताजी, जिसको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, किस संघर्ष के साथ इस राज्य को लिया गया, क्यों लिया गया, आज उनके चेहरे पर दिखाई देता है। तो भाई लोग थोड़ा पीछे शांति बनाए रखिए। तो आज आयुष्कों का जो बहाली हो रहा है, आप तो बहाली की बात कर रहे हैं, जो कार्यरत है उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो आप देख रहे हैं। हमारा तो गनीमत है, मैं तो बनवास काट रहा हूं। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सरकार की मंशा है, चाहे वो नियुक्ति पर हो, चाहे राज्य के और भी कार्यों को लेके बात करें, उसमें हर कार्य में उनकी राजनीतिक एजेंडे हो। किस तरीके से उस वर्ग में, उस व्यवस्था में हम भारतीय जनता पार्टी का मोनोग्राम लगा पाए। अगर शिक्षक है, शिक्षक की बहाली होगी, आयुष की बहाली होगी,
डॉक्टर की बहाली होगी तो उसके पीठ पर बीजेपी का ठप्पा लग जाए, यही उनके एजेंडा में रहता है। जबकि सरकार आमतौर पर कही जाती है सरकार एक वेलफेयर सरकार होती है। सरकार उनके लिए भी होती है जिन्होंने उनको वोट दिया, सरकार उनके लिए भी होती है जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन इस दुर्भावना से ग्रसित ये सरकार, इनको अभी भी ये डर लगा रहता है कि जो पुरानी बहाली हुई पड़ी है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं सब दूसरे समर्थित लोग हैं। पिछले बार 12 शिक्षकों के साथ जो धोखा हुआ सो हुआ, आज 12 शिक्षक भुगत रहे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भुगत रही, हम लोग तो घर चल जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे घर ना, मनरेगा कर्मचारी भुगत रहा है ना भाई। यही तो हम थोड़ा बोले थे भैया, किसान भुगत रहा है, नौजवान भुगत रहा है। आपको बाजार की ओर से बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ कष्ट सहने का आदत बन गया है। यहाँ रोड की समस्या 20% दूर रहा है, अब बनेगा, कब बनेगा पता नहीं। बिजली रोज कटी रहती है, कब आएगा बिजली, कब जाएगा, समस्या बना रहता है। पानी की समस्या बना रहता है सर, कब आएगा इसका समस्या हल करने के लिए सर आपसे निवेदन है कि आप आए और जितना जल्द हो सके इस समस्या को दूर करें, ताकि हम लोग इस समस्या से वंचित हुए। आप जो उम्मीद रखे हुए हैं सर, आप आए हैं, आपका धन्यवाद। प्रभाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जी आपने प्रदीप जी, प्रदीप केसरी है ना, आपने नगर को लेके, शहर को लेके सवाल उठाया, बिजली को भी लेके। मैं भी अभी रास्ते से आपके शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से हम सिर्फ रांची से जगह है और यहाँ सीधे पहुंचे, ऐसी बात नहीं। सैकड़ों जगह मैं रास्ते में रुका, कई जगह लोगों से मुलाकात की, बातें की, और जहाँ थोड़ा बहुत खाली दिखता है तो मैं अपने सहयोगियों के साथ बातें करता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्या है, ये नहीं है, यहाँ क्या बात है, यहाँ क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है, क्या अच्छा है। अभी जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो पता चला कि हमने अपने मिथिलेश जी से पूछा कि भाई इतनी ट्रकें यहाँ पर कहाँ से खड़ी है, तो फिर इन्होंने बताया यहाँ से छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी सब समान दूरी के रेडियस पर यहाँ से सभी राज्यों में ट्रकें जाती है। तो मैंने कहा कि ट्रकें जाती है तो क्या इस शहर में बाईपास नहीं है क्या? तो इन्होंने जो अपना फिर शुरू हो गया कि त्रस्त हो गए लोग, बीच शहर से जाता है, ये होता है, वो होता है। जबकि जहां तक इन्होंने बताया कि 50-60 किलोमीटर की दूरी पर तीनों चारों राज्य जुड़ते हैं और क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र होने के नाते यहाँ तो प्राथमिकता के आधार पर बाईपास सड़कें होनी चाहिए।